हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ब्रिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर मैंने आप लोगों को कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवाई हैं, जिसमें मैंने आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, क्वाड ये सब करवा दी हैं। तो आज मैं एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही करंट से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस होती हैं वो सब भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, इनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म या फिर इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर पूरा नाम नहीं है। ये जो है ये अपने जितने भी इसमें कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके नाम पर ही इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले बी का क्या मतलब है? बी का मतलब इसमें ब्राज़ील से है। दूसरा आर का क्या मतलब है? आर का मतलब रूस यानी कि रसिया से है। तीसरा आई आता है, आई से हमारी कंट्री यानी कि इंडिया आती है। चौथा फिर सी से आता है चाइना। उसके बाद एस से आता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो कुछ 6 कंट्रीज़ जो हैं वो हमें ब्रिक्स की पार्ट देखने को मिल जाती हैं। तो इन कंट्रीज़ के नाम पर ही जो ब्रिक्स है उसका नाम रखा गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 2006 में किया गया था। लेकिन इस तरीके के कोई भी संगठन हो उसका जो सुझाव है वो 2001 में ही दिया गया था। उनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया, इसकी मेंबरशिप यानी कि इसमें जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 5 सदस्य देश देखने को मिलते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से 6 बोल दिया। इसमें 5 ही सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और सहकारी संगठन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप जो है वो 5 कंट्रीज़ को देख सकते हैं जो इसकी पार्ट हैं। सबसे पहले बी से हमें ब्राज़ील देखने को मिलता है, जिसे आप वर्ल्ड मैप पर भी देख सकते हैं। ब्राज़ील जो है वो हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है और यहाँ पर इसके जो लीडर हैं उनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें आर से रसिया देखने को मिलता है। इसे भी आप लोग देख सकते हैं। रसिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बड़ी कंट्री हमें देखने को मिलती है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ी कंट्री है वो रसिया देखने को मिलती है। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर आई से हमें हमारी कंट्री यानी कि इंडिया देखने को मिलती है। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री इंडियन ओशन के बीचों बीच में हमें दिखाई देती है और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, तो उनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर सी से हमें चाइना देखने को मिलती है। तो ये हमारी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। तो चाइना की भी लोकेशन आप लोग वर्ल्ड मैप पर देख सकते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिर एस से हमें साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है और ये सबसे नीचे देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका में। तो इसके लीडर का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो इसमें एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका 3 कंटिनेंट से हमें कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें एशिया से हमें 3 कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, अफ्रीका से 1 और साउथ अमेरिका से भी 1 कंट्री देखने को मिलती है। तो इस तरीके से टोटल जो 5 कंट्री हैं वो इसका पार्ट हमें देखने को मिलती हैं। तो इनके नाम आप लोग और इनकी लोकेशन जो है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें ब्रिक्स जो है इसमें हमें
वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लगभग इसमें 3.6 बिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसका आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं वर्ल्ड की जो 2 लार्जेस्ट पॉपुलेस्ड कंट्री हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं, यानी कि इंडिया और चाइना जो है इनकी वजह से ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसका भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इन कंट्रीज़ के फ्लैग भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये हमारी कंट्री का फ्लैग है, तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर आप लोग इनके लीडर्स को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करें अगर ब्रिक्स जो है इसका हमें 14वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन है वो देखने को मिला था, जिसकी मेज़बानी जो है वो चाइना के द्वारा की गई थी। इसके पहले यानी कि जो 2021 में इनका जो 13वें नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ था वो हमारी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं कि अभी 2022 में ब्रिक्स का हमें 14वें नंबर का सेशन देखने को मिला था, जो कि चाइना के द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इसे किस तरीके से और कब बनाया गया था इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो नाम है उसका सुझाव हमें 2001 में ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे जिनका नाम जिम ओ नील था, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड जो है ब्रिक, इन्होंने पहले ब्रिक्स नहीं दिया था, इन्होंने ब्रिक वर्ड दिया था, जिसमें हमें 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक जो शब्द है वो गढ़ा गया था। यानी कि अगर हम लोग कहें ब्रिक जो शब्द है ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम जिम ओ नील है, इन्होंने इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर दिया था। इसके बाद फिर 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। उसके दौरान ये जो ग्रुप है यानी कि ब्रिक जो है इसको औपचारिक रूप दे दिया गया था। उसके बाद फिर 2010 में ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग कहें जो ब्रिक और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती थी और तब ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर इसमें यानी कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और ये ब्रिक्स बन गया। तो इसका आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स के द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका गठन किया गया है। यानी कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने एक दूसरे की हेल्प के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बैंक बनाया है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया है। इसे शॉर्ट में एनडीबी भी कहते हैं। तो इसे 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में जब इनका 6वें नंबर का शिखर सम्मेलन देखने को मिल रहा था, तो उसी टाइम पर इनके जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 2014 में किया गया था, जब ब्रिक्स के लीडर्स का 6वें नंबर का हमें शिखर सम्मेलन देखने को मिल रहा था, जो कि ब्राज़ील के फोर्टालेजा एक जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया था। तो उसी दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अभी तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा और क्या कार्य किया गया था। तो इसके द्वारा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी कि कंटिग्यूअस रिजर्व एसोसिएशन जो है उसका भी गठन किया गया था। तो इन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनज़र जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसे भी 2014 में यानी कि जब 6वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित किया गया था, उसी दौरान इसके भी गठन की घोषणा की थी। इसके अलावा
अलावा अगर हम लोग बात करें इसके गठन का जो उद्देश्य था यानी कि CRA यानी कि आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जो है, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसका भी गठन जो है वो 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में जब 6वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किया जा रहा था, उसी टाइम इसका गठन किया गया था। इसके गठन का जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था वो भुगतान संतुलन में मदद करने के लिए, यानी कि जो भी इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अगर कभी भी किसी भी तरीके की अल्पकालिक मौद्रिक आवश्यकता है तो उसको सहायता देने के लिए ही ये जो है इसका गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अगर किसी भी तरीके की कोई भी वित्तीय समस्या आ रही है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो रहा है, अगर कोई भी वो इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं वो वैश्विक संकट का सामना कर रही हैं तो उसमें इनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करने के लिए ये जो है इसका गठन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने ब्रिक्स भुगतान प्रणाली भी बनाई। तो ये क्या है, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली का गठन किया गया। अब आप लोग स्विफ्ट के बारे में जानते हैं क्या? स्विफ्ट जो है वो जब भी हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी में या फिर हम लोग कहें जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पैसे का जो लेन देन होता है वो स्विफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि स्विफ्ट जो है वो एक तरीके का बैंक होता है जिसमें जो भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की हमें अलग अलग करेंसी देखने को मिलती है, तो उनकी जो कोई भी एक पर्टिकुलर करेंसी में जब वो लोग व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर डॉलर में किया जाता है, तो वो स्विफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि करेंसी का डॉलर में एक्सचेंज, जैसे हम लोग सिंपल वे में कहीं हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो रुपए हैं और अगर हम लोग कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो वो डॉलर में करेंगे, तो ये एक्सचेंज जो है वो स्विफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने स्विफ्ट के ऑप्शन के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली का गठन किया। यानी कि इन लोगों का ऐसा कहना था कि हम 5 कंट्री के बीच में अगर कभी भी व्यापार किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग स्विफ्ट के सहायता नहीं लेंगे, हम लोग अपनी एक अलग से भुगतान प्रणाली बनाएंगे जिसके द्वारा हम लोग अपना इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किया करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए यह एक नई तात्कालिक व्यवस्था बनी हुई है। यानी कि अगर हम लोग कहें अभी प्रेजेंट टाइम में जो रूस है उसको यूक्रेन से युद्ध की वजह से स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था, तो उस स्थिति में भी ब्रिक्स जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। क्योंकि अब जब रसिया जो है उसको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया तो अब उसके पास अपनी करेंसी को या फिर हम लोग कहें इंटरनेशनल लेवल पर अगर उसको व्यापार करना है तो उसको उसके लिए एक भुगतान प्रणाली की ज़रूरत थी, तो उसने ब्रिक्स भुगतान प्रणाली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सीमा शुल्क समझौते भी किए हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि इन कंट्रीज़ ने आपस में व्यापार करने के लिए, परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, परिवहन में समन्वय और सुगमता लाने के लिए सीमा शुल्क समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अभी सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपण भी किया है। यानी कि उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल इन कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हमें कुल 6 उपग्रह देखने को मिलते हैं, जिनमें 2 जो उपग्रह हैं वो भारत से हैं, 2 चीन से हैं, 1 रूस से है और 1 ब्राज़ील चीन सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि अगर हम लोग कहें ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसमें हमें टोटल 6 सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। तो इनमें आप लोग याद रख सकते हैं इंडिया से 2 हैं, चाइना से भी 2 है, 1 रसिया से है और 1 हमें ब्राज़ील और चीन के सहयोग के द्वारा बना हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। तो ये कुछ काम है जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी तक यानी कि अपने गठन यानी कि 2006 से अभी तक किए गए हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है, इससे भारत को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं।
तो भारत जो है वो आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स जो है उसकी सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या क्लाइमेट चेंज हो, इसके अलावा खाद्य यानी कि फूड जो इनसिक्योरिटी है वो हो, या फिर जितने भी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में सुधार करने की बात हो, तो उन सब में इंडिया जो है वो ब्रिक्स के लिए या फिर हम लोग कहें ब्रिक्स जो है वो इंडिया की हेल्प करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसका भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में भी मदद करेगा। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बैंक बनाया गया है। तो इसका फ़ायदा इंडिया भी उठा सकता है, वहाँ से ये संसाधन जुटा सकता है और लाभ अर्जित कर सकता है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी है, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंस सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण शामिल है। यानी कि हमारी कंट्री को उन न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण भी प्राप्त हुआ है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। $250 मिलियन का ऋण जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हमारी कंट्री को दिया है। किसके लिए दिया है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इंडिया ने जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से ये ऋण जो है वो लिया है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिसके जो हैं वो इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं। यानी कि ब्रिक्स से इंडिया को कुछ इस तरीके के फ़ायदे होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इंडिया के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।